अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मैं तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में सभ खां पहिरां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे हवाले सां। पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी जेका पहिरीं टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में थी, हुते पाकिस्तान जीअं चइजे त खटियल बाज़ी हाराई पाकिस्तान पहिरीं इनिंग में। तमामु शानदार इनिंग मैच खेॾी। पहिरीं इनिंग में पाकिस्तान जी बैटिंग बि आउट क्लास कयो इंग्लैंड खे, बॉलिंग बि शानदार रही, 107 रन्सनि जी लीड बि हुई, पर उन बावजूदि पाकिस्तान उहो मैच न खटे सघियो। कहिड़ा सबब आहिनि जो पाकिस्तान मैच न खटे सघियो, हिन मैच में ओवरऑल छा थियो, इन हवाले सां ओवरऑल ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि सीनियर स्पोर्ट्स तर्ज निगारा आहिनि विशाल अंसारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले विशाल अंसारी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे हम हमेशा आपसे पूछते हैं कि आप हमें बताते हैं मैच के हवाले से उसके फैक्ट्स फिगर्स, ऐसी चीज़ें बताते हैं जो नाज़रीन को मालूम नहीं होती, मतलब जिसमें मैं एक ये भी कह दूं कि जैसे एक फील्डर ने कितनी बार खांसी की, इवन कि आपको ये भी याद होता है। तो कुछ इस हवाले से मैच के कुछ अहम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके पास हैं, सबसे पहले वो बताइएगा। अच्छा देखें जमशेद, मैं कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और मैंने लिख ली अपने पास। उसमें बड़ा अजीब व गरीब स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 20 सालों की हिस्ट्री जो है ना, वो 3-4 मौक़ों पर चेंज हुई है। मिसाल के तौर पे ये हो कि 20 साल में पहली दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान ने किसी टीम को 250 से ज़्यादा का टारगेट दिया हो और पाकिस्तान उसके बाद हार गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, 20 साल में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान 250 के टारगेट के ऊपर, क्यों? इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अच्छी है। अच्छा, साल 2000 के बाद पाकिस्तान ने मरतबा 250 से ज़्यादा का टारगेट दिया है, जिसमें से 26 मरतबा पाकिस्तान जीता है और 8 दफ़ा ड्रॉ हुआ है, हारा कभी नहीं पाकिस्तान। ये एक रिकॉर्ड है ज़बरदस्त किस्म का। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी चीज़ मेरे सामने आई कि असद शफीक रनआउट के सिलसिले में बड़ा सेफ प्लेयर होता था, लेकिन अभी हमने देखा कि असद शफीक 8 साल के बाद, 8 साल हो गए इनको खेलते हुए, 8 साल में इन्होंने पहली दफ़ा ये रन आउट हुए हैं। जो मैं बड़ा हैरान था असद शफीक को कि असद शफीक ने ऐसा रन क्यों ले लिया। थोड़ा सा उसमें वो भी हुआ, लेकिन असद शफीक बेसिकली फील्डर बहुत तेज़ है, लेकिन रन नहीं था वो इतनी, इस तरह का रन ऐसे मौक़ों पर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन होता ये कि जब स्ट्रोक्स नहीं खेल रही होती है ना, तो उस वक्त टीमों को मजबूर होते हैं कि वो शॉर्ट रन लें, वरना फिर प्रेशर टीम के ऊपर आता है। अजहर अली इसकी जगह होते तो शायद वो रन ही नहीं लेते, लेकिन वो गुज़िश्ता 24 सालों में किसी भी पाकिस्तानी ओपनर ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 50 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप नहीं की आज तक। इंटरेस्टिंग। जो 24 सालों में, इससे पहले ये पार्टनरशिप हुई थी 24 साल पहले आमिर सुहेल और सईद अनवर के दरमियान, और वो बस आखिरी पार्टनरशिप थी 24 साल पहले जो 50 रन से ज़्यादा की बनी हो, वो 106 रन की पार्टनरशिप हुई थी और बड़ी तारीखी पार्टनरशिप थी। इसी तरह से जो बैट्समैन थे उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम आगे चल के अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलें सर, शुरू से अगर शुरू करें हम इस मैच के हवाले से, जो पाकिस्तान ने मतलब जीती हुई बाजी हम कहें कि हारी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से। कैसी लगी टीम सिलेक्शन? क्या टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए थी या टीम ये बिल्कुल ठीक ठाक? जमशेद, आपने एक ऐसा सवाल कर लिया जो बड़ा पंचिंग सवाल है। पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतनी हैवी टीम ऑफिशियल्स लेके गए वहाँ पे कि टीम सिलेक्शन में आपको यकीनन वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से टीम सिलेक्शन ही गलत हुई है। उसमें देखिए एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आया कि शादाब खान को आप एज ए बैट्समैन क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि शादाब खान जो है वो उन्होंने 3 दफ़ा, जब यासिर शाह अनफिट हो गए थे और टीम से टूर पे थी, तो उसने 2 दफ़ा 50 की थी और 1 दफ़ा शायद 50 के करीब आए थे। लेकिन ये बैट्समैन नहीं बनते इससे। अगर इस तरह से बैट्समैन होते तो सोहेल खान ने भी आपको रन करके दिए आपको, और फास्ट बॉलर जो फ़हीम अशरफ, उसने भी बहुत रन करके दिए। ये बात नहीं है। आपने शादाब खान को सेलेक्ट किया है T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। जब मतलब आपका कहना यह है कि शादाब खान टेस्ट के प्लेयर नहीं है, टेस्ट के बैट्समैन आपने एक बैट्समैन वहाँ पे ख़राब किया अपना, आपने बैट्समैन की जगह ख़राब की। देखिए एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान टीम, लेकिन सर मैं माजरत के साथ सबसे पहले जैसे पहली इनिंग हुई, पहली इनिंग में जो हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की, पहले इनिंग में तो शायद शादाब खान ने सिर्फ 3 ही ओवर्स किए और उसने 2 विकेटें मिली। तो पहले इनिंग में
सब शादाब खान ने तो दो आउट कर दिए थे सब तारीफें कर रहे थे कि 2 लेग स्पिनर का फैसला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पहली इनिंग के बाद। जैसे दूसरी इनिंग आई तो फिर बाद में तनकीद होना शुरू हो गई, तो पहले सब तारीफ तो कर रहे थे कि लेकिन ये अच्छा फैसला है कि 2 स्पिनर के साथ आप देखिए गए। पहली इनिंग में शादाब ने 2 आउट भी किए, लेकिन 2 आउट क्रिकेट आउट नहीं किए थे, उसे हिटों के ऊपर आउट किए थे। अब बात रह गई है कि अगर आपको पता है कि आप एक तवील अरसे से आप अपनी बॉलिंग के ऊपर जीत रहे हो, बैटिंग के ऊपर नहीं जीत रहे हो, हार रहे हो तो सिर्फ बैटिंग के ऊपर हार रहे हो, तो आपको वहाँ पे बैट्समैन खिला लेना चाहिए था। फवाद आलम को आपको वहाँ चांस दे लेना चाहिए था। वो बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लिश पिचों के ऊपर, जहाँ पे कि गेंद ऑफ द पिच मूवमेंट हो रही हो, तो वहाँ पे एक लेफ्ट आर्म और राइट आर्म जब चेंज ओवर होता है तो उसमें बॉलर को गेंद करने में ज़रा सी डिफिकल्टी होती है, लाइन और लाइन सेट करने में। लेकिन अगर आपको उसकी जगह कोई स्पिनर ही खिलाना था तो कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर और दूसरा ऑफ स्पिनर का, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का और ऑफ स्पिनर का। लेकिन ऑफ स्पिनर की टीम के अंदर मौजूदगी बहुत अहम होती है। ये आपको एक लंबा स्पेल दे के जाते हैं। फास्ट बॉलर्स को जब आपको रेस्ट देना होता है तो एक लंबा स्पेल आपको देना होता है। टेस्ट मैच देखें, अब 90 ओवर एक दिन में करने होते हैं, तो क्या 90 ओवर तक आपके 3 फास्ट बॉलर क्या 90 ओवर एक दिन में कर सकते हैं? ये 20-25 ओवर करके ऑफ स्पिनर उनको रेस्ट देता है, और ऑफ स्पिनर का मकसद ये होता है कि वो वहाँ जाके कंटेन करे, बैट्समैन को थोड़ी देर रोक के रखे और फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर हमलावर करके टीम को आउट करे। जबकि उनका जो ऑफ स्पिनर था उसने तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आप अपने ऑफ स्पिनर को झूल गए थे। ऑफ स्पिनर की एक और चीज़ बता दूँ, काशिफ भट्टी शायद पाकिस्तान टीम में इसलिए नहीं खेल रहा कि वो नवाब शाह का से ताल्लुक़ रखता है, छोटे से घराने का ताल्लुक़ रखता है, लेकिन काशिफ भट्टी को आप तीसरा टूर करा रहे हैं और दोनों टूरों में आपने उसको तीसरे टूर तक भी उसको आपने कोई मैच नहीं खिलाया, जबकि आप कह रहे हो कि वो पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 ऑफ स्पिनर है और उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो जब आप वहाँ पे लेके गए हो और आपकी ज़रूरत भी थी काशिफ भट्टी की, तो मैं समझता था कि उस जगह पे अगर आपको बॉलर ही खिलाना था तो काशिफ भट्टी आगे बेहतरीन चॉइस थी, और अगर आपको बैट्समैन खिलाना था तो फिर बेहतरीन चॉइस आपके पास। और काशिफ भट्टी के बारे में एक चीज़ और भी बता दूं, काशिफ भट्टी बॉलिंग ऑलराउंडर है। काशिफ भट्टी सिर्फ बॉलर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। वो अच्छे रन भी करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उनके देखिए, जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको फिर बड़ी क्रिकेट जो 4 रोज़ा क्रिकेट है पाकिस्तान की फर्स्ट, मतलब आप ये कहते हैं कि शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती थी, ये चेंज होना चाहिए था, या काशिफ भट्टी या फवाद आलम को, और एक बैट्समैन हम शार्ट खेले, आप ये भी मानते हैं? पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपने हमलावर नहीं हुआ, आपने अपनी एक जगह को खाली छोड़ा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ। देखिए आपने कितने ओवर करवाए, आपने शादाब से टोटल मैच में 11 ओवर करवाए, तो जब आपने ओवर भी उससे कम करवाने थे तो आपको उसकी जगह पे बैट्समैन बॉलर खिलाना चाहिए था। आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस थे जो आपने मिस किए। चले इस मैच के हवाले से ओवरऑल कप्तानी पे बहुत तनकीद हो रही है, अजहर अली की कप्तानी आपको कैसी लगी, कैसे कप्तान नजर आए आपको? देखिए, मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था। अगर पाकिस्तान मैच हारा तो पाकिस्तान ख़राब प्लानिंग की वजह से और कप्तानी की वजह से हारा। कप्तानी डिपेंड करती है कप्तान के ऊपर। ग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं तो कप्तानी टोटल आ जाती है, फिर कोचेज़ की जो हिदायत होती हैं उससे ज़रा सा हट के कुछ फैसले आपको खुद करने पड़ते हैं। अजहर अली एक पुराना मजा हुआ प्लेयर है और उसने इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर लिए कि उसने, देखें ये 2 पार्टनरशिप लंबी लगी थी क्रिस वॉक्स और बटलर की, और ये इतनी लंबी पार्टनरशिप लग गई थी, इसको तोड़ने के लिए उनको कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे नॉन रेगुलर बॉलर से गेंद करा लेनी चाहिए थी जिससे उनका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, वो ज़रा सा ईज। अजहर अली खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं। अजहर अली बॉलर अच्छे हैं, असद शफीक बॉलर अच्छे हैं। आपने एक 2-2 3-3 ओवर बीच में करा लेने, जैसे हमने देखा कि उनका जो ऑफ स्पिनर था वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, यहाँ से हम असद शफीक को ट्राई कर लेते थे। असद शफीक अच्छी खासी गेंद कर लेता है। मैं बिल्कुल आपकी यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि असद शफीक है, अजहर अली है, ये बीच में अगर जाके कर लेते तो बैट्समैन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा लूज होता है, और फिर अगर आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हमला देखें, आपके 4 रेगुलर बॉलर ऐसे हैं जो दुनिया की किसी भी टीम को इस वक्त उठा के फेंकने का पूरा वो रखते हैं, लेकिन वो उस वक्त क्यों कामयाब नहीं हुए? वो कप्तानी की वजह। देखिए, पिच में बाउंस कम हो गया था, ऑफ द पिच मूवमेंट बढ़ गई थी। स्पिनर के लिए मैं देख रहा था कि स्पिनर की गेंद पिच पर पड़ने के बाद स्लो नहीं हो रही है, पड़ के तेज़ हो रही है। हमने 2 आउट देखे, एक क्वाड मेट देखा पहली इनिंग में, एक लेग फोर देखा हमने।
यासिर शाह की गेंद पे। तो ये बड़ा अच्छा साइन था पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। ये आइडियल सिचुएशन है, पाकिस्तान प्लेयर इसी सिचुएशन पे पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने अजहर अली ने उस पूरे सिनेरियो में उसको इस्तेमाल नहीं किया। एक यहाँ पे एक चीज़ का मैं और जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमेशा, मैं पता नहीं पिछले 40 साल 45 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट अगर उठा लें तो पाकिस्तान के पास एक कप्तान के साथ में एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होता था, जैसे पहले जावेद मियांदाद होता था और बाद में बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए, यूनुस खान रहा इसके साथ, मिसबा के साथ रहा। तो ये ऐसे प्लेयर होते थे जो कान में जाके एक छोटा सा क्लू देते थे और वो बड़ा कामयाब होता था। आपको उसका यूनुस खान का वो वाकया तो याद होगा, आखिरी ओवर में करके उसने वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी ओवर जो था, और आखिरी ओवर था तकरीबन, लास्ट बॉल थी और आउट होता तो पाकिस्तान जीता, नॉट आउट होता तो ड्रॉ होता मैच, और यासिर शाह ने उसको आउट कर लिया। और वो मैच यूनुस खान और मिसबाह का आखिरी मैच था। जी तो ये जो कप्तानी इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में अजहर अली किसी को भी अपना रफीक, अपना साथी या कोई भी कप्तान बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इनके पास शायद मेरे ख्याल में वो अच्छी जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद ही। कप्तानी कैसी लगी सर? अटैकिंग लगी, डिफेंसिव लगी? बहुत डिफेंसिव कप्तानी थी। ये डिफेंसिव कप्तानी इंग्लैंड में नहीं चलेगी। देखिए इंग्लैंड की क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आउट करके मैच ना जीतना हो, वहाँ पे आप डिफेंसिव कप्तानी आपकी चल जाती है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ आउट करके आपको मैच जीतना है वहाँ पे आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, कुछ ज़बरदस्त किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। वो फैसले हो सकता है गलत नहीं हो, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर वो फैसले हमेशा कारगर साबित होते हैं। अजहर अली को उन फैसलों के ऊपर कुछ ना कुछ ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लेना। चलें सर, अजहर अली की कप्तानी की तो हमने बात कर ली, लेकिन अजहर अली की अगर हम बैटिंग की बात कर लें, जैसे हमारे 2 सीनियर प्लेयर्स हैं इस वक्त टीम में, जिनमें असद शफीक आता है, जिनमें अजहर अली आते हैं। हम कहते थे कि मिसबाह और यूनुस के बाद हमारे जो खिला को पूरा करेंगे ये होंगे दोनों जो उनको मुतबादिल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने अभी तक हमें मायूस किया है। क्या कहेंगे इन दोनों के हवाले से? ये बड़ी अजीब सी बात है कि अजहर अली और असद शफीक ने दोनों ने 2-2 सेंचुरियाँ की हैं सिर्फ पिछले 19-20 मैचों में, लेकिन असद शफीक उसके बावजूद निचले 100 से नीचे काफ़ी अच्छी एवरेज उनकी है, 40 से कुछ नीचे, कुछ ऊपर है मेरे ख्याल में 40 पॉइंट समथिंग उसका एवरेज है उसका। लेकिन ये यूनुस का, इसका तो अजहर अली का तो 19-20 का एवरेज है पिछले 18-19 मैचेस से, और आपने उसको उठा कर कप्तान भी बना दिया। देखिए एक बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कप्तान के ऊपर। जब वो कप्तान फ्रंट पे लीड कर रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस से टीम जिता रहा होता है, तो वो अपने प्लेयरों को इस्तेमाल भी अच्छा करता है। लेकिन जब कप्तान खुद अपनी परफॉर्मेंस से डरा हुआ हो तो वो फिर कप्तानी में भी डरा हुआ होता है। जो जिस चीज़ का हमने बार बार हमने थ्रू जिस वक्त ये दोनों की पार्टनरशिप लगी हुई थी बटलर की और वॉक्स की, तो हम उस वक्त हमने महसूस किया इस बात को कि अजहर अली की कप्तानी में उसकी ख़राब परफॉर्मेंस भी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से उसको कप्तान, मेरे ख्याल से उसको कप्तान ही गलत बनाया। वो कप्तान नहीं था, वो सिर्फ वो जो एक इशू खड़ा हुआ है उसकी वजह से उसको कप्तान बनाया। और हम शायद आगे चल के हम शायद देखें कि वो आगे अच्छा कप्तान ना हो। अजहर अली ने अभी पिछले 17-18 मैचों में अजहर अली के सिर्फ 800 रन तो हैं उसके, तो इतनी 26 की एवरेज है गालबन जी। तो इतनी खराब परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको फिर कप्तान बना दिया और आगे चलें सर, थोड़ी सी हमें तारीफ तो करनी पड़ेगी इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स जिनकी एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, क्रिस वोक्स और जॉस बटलर। इस पार्टनरशिप के हवाले से क्या कहेंगे? पूरा मैच इन्होंने हमसे छीन लिया। देखें उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, एक क्राउड तो नहीं है इस वक्त, क्राउड नहीं है सॉरी बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन पहली इनिंग में तो हमने उनको बिल्कुल ढेर कर दिया था। मैं उसकी भी वजह बताता हूँ आपको। देखिए इससे पहले एक चीज़ और भी मुझे हमें और आपको देखनी पड़ेगी कि 5 के 5 ऑफिशियल टीम के जो हैं मैच ऑफिशियल्स, 5 के 5 इस वक्त इंग्लैंड की है। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है बात कि आईसीसी ने उसके अंदर क्यों नहीं किसी और कंट्री के लोगों को इन्वॉल्व किया। नहीं, वो तो उन्होंने कहा ना कि जब तक कोविड-19 का यह सिलसिला चलेगा तो जिस मुल्क में मैच होगा ऑफिशियल्स वहीं के होंगे, और पाकिस्तान में मैच ही नहीं कराएंगे।
तो ये तो इंशाल्लाह कोशिश। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी कि जो आपका सवाल था कि 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिस वॉक्स और बटलर थे इसमें 2016 में क्रिस वोक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला था पाकिस्तान और के खिलाफ। उसने 4 टेस्ट मैचों में तकरीबन 26 आउट कर लिए थे। तो क्रिस वोक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल रहे थे। क्रिस 4 वोक्स- सालों में हमने क्या सीखा? क्रिस वॉक्स के लिए एक चीज़ और भी बता दूं कि बटलर जो थे ये बहुत ख़राब परफॉर्मेंस इनकी रही एक वक्त में। उसके बाद ये 2020 के में पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच भी रहे और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बाद में। और इन्होंने क्रिस वॉक्स जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। देखिए कोच का ये काम है कि ये इन तमाम चीज़ों को कोच पहले ऑब्जर्व करके रखे कि कौन कौन से ऐसे जॉस player हैं। बटलर की आपने बात की। जॉस बटलर ने पहले इनिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं खेला था और उसने स्टंप्स भी मिस किए थे और उसी का उसने भरपूर बदला लिया सेकंड इनिंग में। देखिए शान मसूद की जो इनिंग थी उसमें बटलर का बहुत बड़ा हाथ था और बटलर ने जो उनके स्टंप और कैच छोड़ा, एक और 3 या 4 स्टंप छोड़े उन्होंने, जिसकी वजह से वो शान मसूद ने बहुत बड़ा स्कोर किया। वरना मैच तीसरे दिन पे खत्म हो जाता। तीसरे दिन भी सर मैच क्या कहेंगे शान मसूद, आपने नाम लिया है तो शान मसूद की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? कैसी लगी शान मसूद की इनिंग? और इसके हवाले से भी कुछ फैक्ट्स शायद आप बता रहे थे शुरू में। देखिए एक बड़ी मुश्किल बात है कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की पिचों के ऊपर जबकि बारिशों का सीज़न हो आप रन करें, ये बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस है। और ये मैं जब शान मसूद की मैंने इनिंग स्टार्ट देखी है तो शान मसूद ने तकरीबन 50 रन तक बहुत डरे हुए और बहुत सहमे हुए अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली और इन्होंने ज़्यादातर स्ट्रोक्स खेली है गली और स्लिप और गली के बीच में। एक रिकॉर्ड उनका मुझे भी याद है जो पिछले 5 सालों में कोई भी ओपनर, किसी भी मुल्क का ओपनर हो, वो उसने इंग्लैंड में जाके इतनी ज़्यादा गेंदें नहीं खेली जितनी इस प्लेयर ने खेली है। तो सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने वाला ओपनर भी पिछले 5 सालों में शान मसूद है। अच्छा, ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मोहसिन हसन खान का। जो मुझे जहाँ तक याद है मोहसिन हसन खान ने इंग्लैंड में जब जाके 200 रन किए थे तो उन्होंने भी बड़ी लंबी इनिंग खेली थी। नहीं, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है। अच्छा, 5 सालों का रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें देखिए शान मसूद का जो रिकॉर्ड है ये सईद अनवर का 1996 का रिकॉर्ड इन्होंने शान मसूद उस रिकॉर्ड के करीब आए हैं। 24 साल में किसी भी पाकिस्तानी ओपनर ने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी नहीं बनाई थी इंग्लैंड में और ये शान मसूद ने बनाई थी। इससे पहले 176 रन किए थे सईद अनवर ने, लेकिन सईद अनवर ने जिस रन किए थे उस वक्त सईद अनवर बड़े मैच्योर प्लेयर हो चुके थे और वो बड़ी अच्छी इनिंगें खेल रहे थे उस वक्त। लेकिन शान मसूद इस वक्त बड़ी छोटे कद के खिलाड़ी हैं, अभी इतने मैच्योर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ी मैच्योर इनिंग खेली। लेकिन 50 रन के बाद जो मैं बता रहा था कि उन्होंने बड़ी शेकी इनिंग खेली, बड़ी सहम के डरी, लेकिन 50 रन के बाद जो इन्होंने इनिंग खेली है इसमें बहरहाल जैसे आपने बात की जोस बटलर का बड़ा हाथ था, उसने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हिते वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं थोड़ी बहितरीन ऑलराउंडर जेको आहे अॼुकल्ह टेस्ट जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त बेन स्टोक्स इंग्लैंड जो बहितरीन ऑलराउंडर, हू जेके नेक्स्ट मैचिस आहिनि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ जूं हुननि खां हू ॿाहिरि थी चुको आहे कुझु फैमिली रीज़न्स जे हवाले सां। उहो केतिरो हिकिड़ी पाकिस्तान के लिए केतरी पॉजिटिव गाल है, इंग्लैंड के लिए केतरो नुकसान थींदो, इन ते गाल बोल कंदासीं। वैसल अंसारी साहब कैसे देख रहे हैं बेन स्टोक्स जो बकाया मैचेस हैं उनसे आउट हो गए? देखिए बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड की ये पैदावार है और इनकी फैमिली भी न्यूजीलैंड में रहती है और ये इंग्लैंड के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि वो अपनी डोमेस्टिक फैमिली प्रॉब्लम, जैसे आपने बात की तो न्यूजीलैंड की पैदावार है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 2019 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने शानदार इनिंग खेली थी और न्यूजीलैंड को ही वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। ऐसा बहुत सा दफ़ा हुआ कि इंडिया के वो जो इंग्लैंड के जो लेफ्ट आर्म प्लेयर था वो भी इंडियन बॉर्न है और इंडिया के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस दी। वो इनका कप्तान जो था इमरान ताहिर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ की। इंग्लैंड का जो कप्तान था बैट्समैन जो था
उसने इंडियन बॉर्न था, उसने इंडिया के खिलाफ की, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक है। मैं इनकी बताता चलूँ बेन स्टोक्स के बारे में कि बेन स्टोक्स के पाकिस्तान के एक फाइनल में इसको 4 छक्के लगे लगातार, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 2016 वर्ल्ड कप में, और ये पाकिस्तान इंग्लैंड मैच हार गया था ये, और बेन स्टोक्स की वजह से। अगर ये खिलाड़ी कोई पाकिस्तान में होता है या वेस्ट इंडीज में होता है तो इसका कैरियर तबाह हो जाता है। इसने उसके बाद अपने आप को दोबारा से उसने अपनी मेहनत की और अपने आप को एक पॉलिश किया, इतना पॉलिश किया कि आज दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया में मौजूद नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया के बेन स्टोक्स, और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसका इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि देखें वो एज ए बॉलर भी बेहतरीन था, एज ए बैट्समैन भी बहुत बेहतरीन था, और कैचेस भी पाकिस्तान के खिलाफ तो फिलहाल पहले मैच में तो उसने कुछ खास किया नहीं, लेकिन खतरा मौजूद था। नहीं किया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं उठाई थी उसने, अगले मैच में वो उठा लेता। वो प्लेयर बहुत अच्छा है, और 2019 में वर्ल्ड कप में वो अपने मुल्क के लिए हीरो रहा था। सर क्या कहेंगे यासिर शाह पे? अब आएंगे यासिर शाह की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? यासिर शाह अगर इस टूर पे परफॉर्म नहीं करते तो शायद वो अब टीम से ही बाहर नजर आते थे। देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए कि यासिर शाह जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर भी है, बहुत बेहतरीन राइटर लेग स्पिनर है, इनके पास बड़ी क्वालिटीज़ है। कुछ प्लेयरों को आपको कुछ अरसे तक बर्दाश्त करना पड़ता है, तो जब आप उस प्लेयर को कुछ अरसे बर्दाश्त करते हैं तो कहीं जाके वो प्लेयर इस्टेब्लिश करता है, जो आपने फवाद आलम के साथ नहीं किया। अब बात करते हैं कि उसका मेरे हिसाब से उसका ये सीरीज़ आखिरी थी, और शादाब खान को वो उसके लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने एक और दादू का राइट आर्म लेग स्पिनर था जाहिद, मैंने उसको बहुत दफ़ा खेलते हुए देखा, बल्कि मैं जब कराची की टीमों के साथ ट्रैवल करता था तो उससे हमारे खिलाफ किया परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी की, और वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो उसको पाकिस्तान टीम में हो जाना चाहिए था, अब तक वो बड़ा फिट प्लेयर था। लेकिन यासिर शाह ने इस मैच में अपनी पूरी एबिलिटी शो कर दी है कि वो इस वक्त भी एक बेहतरीन, देखें आप वही बात मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसने लास्ट बॉल मैच ड्रॉ या मैच पाकिस्तान जीतेगा, उसमें सेकंड लास्ट हुआ था वो, उसके बाद आखिरी ओवर था यासिर शाह का वो आखिरी। अच्छा आखिरी ओवर था वो, उस वक्त पाकिस्तान ने वो आउट करके और पाकिस्तान को यासिर शाह ने दिलाया। यासिर शाह की पिच बहुत अच्छी है, यासिर शाह के पास तीनों चीज़ें हैं, गुगली भी करता है, लेग स्पिन भी करता है और फ्लिपर भी करता है। ये बहुत कम, दुनिया के बहुत कम प्लेयरों के पास। यासिर शाह को हमने देखा था कुछ टाइम से वो अपनी टीम के लिए बैटिंग तो अच्छी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी रिसेंटली उसने 100 कर दिया, तो बैटिंग में तो परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन जहां पे उसकी परफॉर्मेंस चाहिए थी फाइनली वो वहां पर आ गया और उसने परफॉर्म कर दिया। और एक चीज़ जो हमने इस टूर्नामेंट में देखी पहले मैच में वो ये भी थी कि जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे तो वसीम अकरम कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे, जब यासिर शाह बॉलिंग कर रहे थे तो शेनवान कमेंट्री कर रहे थे, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। अच्छा ये इतनी गहरी चीज़ मैंने महसूस नहीं की, लेकिन शेनवान ने थोड़ा सा यासिर शाह को टिप्स भी दिए, और उसके बाद से जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कुछ टिप्स दिए थे, जिसके बाद से यासिर शाह की बॉलिंग में बहुत बड़ा फर्क आया। अब्दुल कादिर वो स्पेशली यूएई में आए थे टिप्स देने के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रहा था शायद, उसमें उन्होंने टिप्स दिए थे, और इनको अब्दुल कादिर ने भी इनको कोई टिप्स दिए थे। अगर आप दुनिया के लेग स्पिनर्स के ऊपर देखें तो तकरीबन हर टीम एक लेग स्पिनर के साथ इस वक्त खेल रही है, लेकिन उन तमाम लेग स्पिनर में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छी फ्लाइट के साथ ब्रेक करने वाला यासिर शाह है। चलो सर थोड़ी बात कर लेंगे सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद के हवाले से एक इशू उठाया जा रहा है, पहले मैच में जो ये सीन हुआ कि वो पानी पिलाने आए और कुछ जूते उनके हाथ में थे, तो कहना ये है कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का या जो कि ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या लगता है कि वाकई सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर जैसे हमने देखा था कि रिकी पॉन्टिंग थे वो भी पानी लेकर आते थे, विराट कोहली हैं वो भी पानी लेकर आते हैं, डेनियल विक्टोरी है वो भी पानी लेकर आते हैं, सबसे बड़े के डॉन ब्रॉडमैन वो भी पानी लेकर आते थे, तो क्या इसमें कुछ लगता है आपको? ये सारे जो नाम बताए ना आपने, ये बहुत पुरानी बात है। ये अपने रिकी पॉन्टिंग 2011 में, देखिए वो एक ऐसा मामला था कि रिकी पॉन्टिंग टीम के अंदर था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उनको ग्राउंड में आना पड़ा। यहाँ एक मामला ज़रा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं लोगों से जो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 12th मैन का काम क्या है? या तो वो 12th मैन बनते ही नहीं, और अगर 12th मैन बनते हैं तो ये तमाम काम तौलिए लाना, मुंह धुलाना,
उनके जूते लाना, उनका स्वेटर लाना, कपड़े लाना, शर्टें गीली हो जाती हैं, शर्टें गीली ये चेंज तो होती तमाम हैं। टीम वर्क है ना सर। ये 12th मैन का काम है। टीम वर्क भी सभी आगे है। जब 12th मैन हो जाता है तो 12th मैन की तमाम काम उसकी जिम्मेदारी में आ जाते हैं। अब रह गई बात ये कि उस वक्त कर्टिसी के तौर पे ये सरफराज अहमद का कद काठ पाकिस्तान के प्रीवियस जितने भी कप्तान गुजरे हैं उनसे सबसे बड़ा है। उसकी वजह क्या, पाकिस्तान के किसी कप्तान ने ऐसा काम किया था? मिसबा ने जो किया था, वो मिसबा उस वक्त प्लेइंग 11 में थे जब मिसबा ग्राउंड के अंदर आए थे। ये तमाम बातें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें टीम स्पिरिट को ख़राब करती है। इनमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। देखिए ये होता है। बहरहाल सर, ये जिस इश्यू को उठाया गया है, क्या इसको ऐसे उठाना चाहिए था? नहीं उठाना चाहिए था। ये इश्यू जिस अंदाज में उठाया जा रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन निकालना अपनी। हर टीवी चैनल पे अब हमें ये नजर आ रहा है, बाकायदा हम सुन रहे हैं कराची लाहौर ये बातें चल रही हैं। हमें पाकिस्तान पहले और बाद में कराची लाहौर, ऐसी बातें अगर हो रही हैं, मैं सुन रहा हूँ और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये बातें इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कराची लाहौर मसला अब नहीं रहा है। कराची और पंजाब कहें तो चले बात बनती है, लेकिन कराची लाहौर का मसला नहीं है। मिसबा लाहौर से बिलोंग नहीं करते, यूनुस खान लाहौर से बिलोंग नहीं करते, वकार यूनुस लाहौर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे टीम खराब होती है। देखिए 12th मैन का काम ये है, 12th मैन या तो बनाए नहीं उसे, और अगर बना दिए 12th मैन तो सारे काम उसको करने चाहिए। और एक अच्छा प्लेयर जिसको आगे क्रिकेट खेलनी है, वो तमाम काम करने में उसको बिल्कुल आर नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि सरफराज अच्छे तरीके से जाकर अंदर जाकर जो पैगाम भेजते हैं वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है। शायद ये भी हो सकती है वजह, बिल्कुल हो सकती है 100%। ये बातें जो बाहर ऑफ द ग्राउंड लोग बैठे हुए हैं उनको ये बातें नहीं, इसलिए कि ये स्ट्रेटजी कुछ और होती है। मैं टीमों के साथ मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, कहीं ऐसी पोजीशन आती थी तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठा लिया, ये इसके लिए हम कभी ऐसे प्लेयर को भी भेज देते थे जो प्लेयर हमारे पास बाहर बैठा होता था और सीनियर होता था, और हम उसको टीम में भेज दिया करते थे कि जा जरा सा समझा गया, तेरी बात इसकी समझ में ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक आदमी की रेपुटेशन ऐसी होती है कि जब वो जाके लड़के को कुछ चीज़ समझा रहा होता है तो उसको उसकी बात समझ आ रही है, मोटिवेशन भी मिलती है कि यार ये समझाने आया मुझे। लेकिन एक यंगस्टर जाके कहता है कि फला ये कह रहा है, तो वो कहता है अबे चलो यार अभी यहाँ का मामलात कुछ हो रहे हैं, तुम नहीं समझोगे ग्राउंड में क्या हो रहा है। लेकिन जब एक सीनियर आके उसको समझाता है तो बात समझ में आती है। और शायद अगर आप इसको एक बुरे मैनर से बाहर निकाल लें तो शायद जो 170 रन के और 170 के करीब रन किए उसमें बहुत बड़ा हाथ इसका हो सरफराज का हो, कि सरफराज की वो जो डिस्कशन है हो सकता है उसकी वजह से 170 रन तक वो पहुंच गया हो। तो हो सकता है सरफराज अहमद के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसेंटली कल ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी हमने देखा है कि वो अजहर अली के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई, जिसमें मैच हारने के बाद उन्होंने ये कहा है कि डोंट वरी ब्रदर, या कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है कि कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे और अपने हौसले बुलंद रखो। तो एक अच्छा गेस्चर है। ड्रेसिंग रूम की बातें और ड्रेसिंग रूम के बाहर टीवी के ऊपर बातें, मीडिया के ऊपर बातें, ये बड़ी डिफरेंट होती हैं। यकीनन। चलें सर, नेक्स्ट मैच में कैसे देखते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान की, कैसे पाकिस्तान खेलेगा, यही प्लेइंग 11 होगी, कुछ चेंजेस होगी, या पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल अगले मैच में? एक बात तो ये मैं बड़ा परेशान था कि एक उन्होंने कप्तान मैनेजर ने और कप्तान ने, कोच ने और चीफ कोच ने और कप्तान ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान टीम ख़राब नहीं खेली बल्कि इंग्लैंड की टीम अच्छा खेली। बटलर और वर्क्स पार्टनरशिप अच्छी थी जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने मैच जीत लिया। ये लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ बड़े मैच्योर लोग इस किस्म के लफ्ज़ अदा करके अपनी सारी गलतियों और कोताहियों के ऊपर वो डाल देते हैं। अगर वो अगले मैच में टीम चेंज नहीं करेंगे तब तो मैं कहूँगा उनकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन अगर अगले मैच में, जैसी हमें खबरें मिल रही हैं, अगर अगले मैच में इन्होंने टीम में कोई चेंज किए, डिज़ास्टर चेंज किए, तो फिर उनकी बात में वजन नहीं रहेगा कि वो टीम अच्छा खेली थी। अच्छी टीम को रिप्लेस नहीं किया जाता है, बुरी टीम को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन जो अगले मैच में हम टीम देख रहे हैं, उस टीम में हम 2 से 3 चेंज देख रहे हैं हम। और मेरे हिसाब से 2 से 3 चेंज देख रहे हैं जी, उसके मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ के भी इस टीम में कहीं ना कहीं जगह बनती है। इंग्लैंड की पिच के ऊपर फ़हीम अशरफ भी बुरा
बुरी चॉइस नहीं था। लेकिन 2 चेंज तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, बल्कि 3 चेंज। एक विकेट कीपर का चेंज मुझे नज़र आ रहा है कि विकेट कीपर की जगह वापस आ जाएगा, और ओपनर आबिद भी मुझे बहुत शेकी नज़र आ रहा है। आबिद, देखिए ये आबिद को खड़ा कर दिया उन्होंने ले जाके इंग्लैंड की सीरीज़ के ऊपर। इंग्लैंड की सीरीज़ बैट्समैनों के हिसाब से बहुत सीनियर प्लेयरों की इनिंग होती है। और नहीं सर, bowlers- हम लोग जो हम टीवी पर बैठते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं ना कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे आप उसको मौका दें। आबिद अली रिसेंटली, आबिद अली वो बैट्समैन बन गए हैं, पहले बैट्समैन जिन्होंने वनडे और टेस्ट की पहले मैच में अपने वनडे और टेस्ट में उन्होंने 100 करने का ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उस प्लेयर को अगर इंग्लैंड में वो बाहर बिठा दे तो हम लोग ही तनकीद करते हैं कि आबिद अली को आपने ये बाहर क्यों सारे बिठाया। रिकॉर्ड समझ आते हैं आबिद अली पे, ये सारे रिकॉर्ड जो है वो फवाद आलम पे नजर नहीं आते जो तो पिछले। यही बात कर रहा हूँ ना मैं कि फवाद आलम की भी हम बात करते हैं। ये अगर सारे आबिद रिकॉर्ड अली, आफ्ताब पे नजर नहीं आ रहे। ऑफ स्पिनर जो है काशिफ। काशिफ के ऊपर, काशिफ नहीं, अभी ऑफ स्पिनर का नाम है काशिफ है, काशिफ भट्टी। काशिफ भट्टी। ये सारे रिकॉर्ड काशिफ भट्टी पे नजर नहीं आ रहे, ये जाके आबिद अली पे नजर आ रहे हैं। आप देखें, आप इंग्लैंड को आप आसान ग्राउंड मत समझिए। इंग्लैंड की क्रिकेट बड़ी मैच्योर क्रिकेटर्स की क्रिकेट है, बैट्समैन की। आप बैटिंग को आप अलग करें, बॉलिंग को अलग करें। इंग्लैंड के अंदर टीम जीतती है बेहतरीन स्लिप कैचेस से और अच्छी बॉलिंग से जीतती है। बैटिंग आपको बचाती है। जब तक आपके बैटिंग में सीनियर प्लेयर नहीं होंगे, आप इंग्लैंड की मूविंग पिचों के ऊपर आप नहीं खेल सकते। इंग्लैंड की क्रिकेट बड़ी डिफरेंट है। कभी पिच के ऊपर ऑफ द पिच मूवमेंट शुरू हो जाएगी और कभी एयर स्विंग शुरू हो जाएगी। एयर स्विंग तो हम पाकिस्तान में खेल खेल के हमारे प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, लेकिन ऑफ द पिच मूवमेंट वहाँ पे बड़ी डिफरेंट होती है। वो लोग इतने पक्के हो गए कि वो बॉल की सीम से इन कटर और आउट कटर करते थे, जिसका आपको बड़े आखिरी वक्त में जाके पता चलता है। अगर बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत फर्क है। पाकिस्तान के जो टॉप जो बॉलर खेल रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर्स, उनकी जो अगर विकेटें मिलाएं तो हम कुल मिला के 130 के करीब होती है। दूसरी जानिब अगर हम सिर्फ इंग्लैंड के 2 फास्ट बॉलर उठाएं, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, तो उन दोनों की विकेटें, दोनों, एक ने 500 विकेटें रिसेंटली ली हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ और दूसरे को सिर्फ 10 विकेटें चाहिए तो उसकी 600 विकेटें कंप्लीट हो जाएंगी। तो 1000 विकेटों का तकरीबन फर्क भी नजर आ रहा है। देखिए, उसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ऑन टॉप है। पाकिस्तान की बॉलिंग में आप वो दोनों बॉलर जो हैं। चले सर, जैसे आपने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान ने 250 का जो टारगेट है गुज़श्ता 20 सालों में, जब भी पाकिस्तान ने 250 प्लस टारगेट दिया है तो पाकिस्तान मैच जीता है। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ अजहर अली से सवाल होना चाहिए? जो मैनेजमेंट है, आपने मुश्ताक अहमद को वहाँ भेजा हुआ है स्पिन बॉलिंग के हवाले से, अगर बात करें फास्ट बॉलर के हवाले से तो वक़ार यूनिस वहाँ पर मौजूद है। तो इन दोनों से सवाल नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉलिंग क्यों इतना अच्छा बॉलिंग परफॉर्म कर नहीं पाई, जबकि हम हमेशा जीतते हैं? अब 277 रन का टारगेट चौथे इनिंग में टारगेट चेस करना मुश्किल तो होता है। आप ये बात उनके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ये लैक ऑफ कप्तानी थी। कप्तान का वो जो बीच में आधे घंटे का पीरियड था, उस आधे घंटे के पीरियड को अगर कप्तान ने कैप्चर्ड कर लिया होता, उसका अच्छे तरह से इस्तेमाल कर लिया होता, वहाँ पे देखिए क्या आपके बॉलर्स की परफॉर्मेंस खराब रही? नहीं रही खराब। आपके बॉलर से बॉलिंग अच्छी की। कप्तान ने उस वक्त जो सही फैसला था वो उस वक्त। चले सर, आखिर में जो अगला जो मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, इसके हवाले से प्रेडिक्शन क्या करेंगे आप? अगला मैच नेक्स्ट मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान दोनों मैच जीतना चाहिए, अगर बारिश इस पे इफेक्ट नहीं करती है। पाकिस्तान टीम जिस तरह की दूसरे इनिंग में हमारी परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है कि हम दोनों मैचेस जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये परफॉर्मेंस इत्तफाकिया थी। एक और इशू भी चल रहा है, मैं अभी उसके ऊपर भी हल्का सा इशू डालता हूँ। एक बड़े अजीबोगरीब इशू है कि इस वक्त फ्रंट पैर की नो बॉल जो है वो टीवी अंपायर ने दे दी है। ये इस दफा देखिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो पाकिस्तान की आईसीसी इम्प्लीमेंट करती है तजर्बाती तौर पे। ये भी उसमें से एक रूल है। अब ये 2-4 मैच 10 मैचों के बाद इसके इफेक्ट मालूम किए जाएंगे कि इसके फ़वाइद हुए या नुकसानात हुए। अगर इसके नुकसानात हो रहे होंगे तो इस रूल को ख़त्म कर दिया जाएगा, वरना इसको आगे चलाया जाएगा। इसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं? इसके तो फ़वाइद ही हो सकते हैं। नहीं, इसके नुकसानात क्योंकि जब फील्ड अंपायर होता है तो कभी कभी उससे नो बॉल मिस भी हो जाती है, लेकिन टीवी जो अंपायर होगा वो तो
हर बाल को चेक करेगा और जब भी नो बॉल होगी वो आपको बता देगा कि नो बॉल है। मुझे याद पड़ता है पिछले कुछ सालों में मैंने ये भी देखा मैंने कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि अंपायर मिस कर गया उसको और थर्ड अंपायर ने वहाँ से उसको कहा कि वेट करो मैं आपको दे रहा हूँ, तो फिर उन्होंने वहाँ से चेक करके बताया, उन्होंने कहा ये नो बॉल थी और मेन अंपायर ने नो बॉल दी। वो तो फील्ड एम्पायर वो ही रेफर करते हैं ऊपर की, आप चेक करके बताएं। बगैर रेफर किए भी मैंने एक दो दफ़ा ऐसा देखा कि ऐसा हुआ है। चले सर, अगले मैचेस में आप पाकिस्तान को मतलब फेवरेट करार देते हैं? मैं बिल्कुल फेवरेट करार देता हूँ। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।